जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को पार्श्विक विस्थापन और अपवर्तनांक के बारे में। इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पार्श्विक विस्थापन से लेकर और अपवर्तनांक को दोनों को आप लोग को कुछ समझ में आ सके, कुछ जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्या है ये दोनों, तो मैं आप लोग को फुल डिटेल्स बताता हूँ। देखिए, पहला क्या है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन के बारे में डायरेक्ट एक बात जान लीजिए कि पार्श्विक विस्थापन का मतलब क्या होता है कि दो रेखाओं के बीच की समांतर दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। लेकिन कैसे, तो मैं आप लोगों को एक डिटेल से बताता हूँ। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र को कहा जाता है, ये कांच है। क्या है ये, आप जो चित्र देख रहे हैं, ये कांच का सिल्ली है। ये कांच का सिल्ली है, जो कि बाहरी जो आवरण वो हवा वाला है। क्या है, वायु का आवरण है, जो एक माध्यम ये हो जाता है और दूसरा माध्यम ये हो जाता है। तो एक माध्यम से पहला नंबर, एक आपकी मतलब किसी बिंदु से, एक बिंदु से कोई किरण आपतित होता है कहाँ, एच बिंदु पर। किसी बिंदु स्रोत से कोई किरण निकलता है और एच बिंदु पर आपतित हो जाता है। उसके बाद वो यहाँ पर एक दूसरा किरण है जो कि एक निर्गत किरण है। क्या है, एक दूसरा है तो निर्गत किरण, जो उस पार से इस पार तक हो जाता है। समझ गए ना, ये दूसरा क्या है, निर्गत किरण। उसके बाद ये जो है निर्गत किरण, निर्गत किरण का मतलब समझ जाइए कि ये जो निर्गत किरण है वो एक अभिलंब किरण है। क्या है, अभिलंब किरण। कारण हम बताते हैं। जो ये क्या है, ये आपतित किरण जो यहाँ पर एच बिंदु प्राप्तित हो जाता है और आपतित होने के पश्चात ये आई बिंदु पर उसकी जो वो इस तरह से आ रही है, मतलब एच बिंदु की तरफ से, एच बिंदु की तरफ से वो किस तरफ मुड़ा है, आई बिंदु की तरफ मुड़ गया है। क्यों, मैं इसका डिटेल से बता देता हूँ। क्योंकि जब कोई भी किरण, जब जब कोई किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो ऑटोमेटिक वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। जब कोई आपतित किरण वो जब जहां पर आपतित होता है उसके बाद वो सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है तो वह कहाँ, वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। ये सघन माध्यम है, सॉरी, ये विरल माध्यम है। वायु क्या है, एक विरल माध्यम, और ये क्या है, सघन माध्यम। क्यों, क्योंकि इसकी अपवर्तनांक ज्यादा होता है, इसकी अपवर्तनांक कम होता है। अर्थात ये विरल होता है और ये विरल होता है और ये विरल होता है, ये सघन होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये विरल होता है, वो सघन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो आता है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, इसलिए इस तरह की मुड़ा हुआ है। राइट। उसके बाद यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं कांच का सिल्ली है और कांच के सिल्ली में आपको दिखाई देता होगा कि ये वाला जो आपकी ये जो मुड़ा हुआ है वो डी यानी कि ई और एफ की दृष्टि से, वो एच जो एच बिंदु से वो आई बिंदु की तरफ आ रहा है। अर्थात ये ए एच बिंदु जो है वह आपको दिखाई देता है एच की बिंदु से आती हुई दिखाई देता है। तो किस दृष्टि से, ई और एफ की दृष्टि से। ए और एच जो है, ए और एच वह आई की तरफ आती हुई दिखाई देता है। समझ गए ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ये चित्र कैसा है, तो ये बिंदु जो, ये लकीर जो है क्यों बढ़ाया गया है, तो माना जाता है कि यदि आपतित किरण को उसी दिशा में जिस प्रकार वो आपतित हुआ है और उसी दिशा में बढ़ाया जाता है तभी जाकर ये पार्श्विक विस्थापन बनता है। तो ये एक आपतित किरण है जो एक बिंदु, ये एच जो है एच बिंदु पर आपतित हो जाता है और इसी बिंदु को बढ़ाया गया है, इसी बिंदु को बढ़ाया गया। और दूसरा जो अभिलंब है यानी कि निर्गत किरण, ये भी एच बिंदु से होकर एस पॉइंट से बाहर निकला हुआ है। समझ गए ना। ये जो आप देख रहे हैं एस बिंदु और ऊपर में जो पिन, जो ए बिंदु है, ये एक पिन सिस्टम हो जाता है जहां से वो गुजरता है। समझ गए ना। एक एस बिंदु एक पिन हो जाता है और ये एक बिंदु पिन हो जाता है जहां से किरण गुजरता है। समझ गए। तो एक यहाँ से किरण गुजरता है और एक यहाँ से गुजरता है। तो यह अभिलंब वाला किरण निर्गत किरण एस बिंदु से होते हुए गुजरता है और उसके बाद ये बिंदु से, ये ए बिंदु से जो है एच बिंदु पर आ जाता है। उसके बाद ये यहाँ से और ये आई की तरफ मुड़ जाते हैं। इसीलिए ये दोनों को आप देखा, ये अपनी दिशा में मुड़ता नहीं है, ये बाहर तो निकल जाता है। ये इसको नामकरण कर देता हूँ, इसको नामकरण नहीं किया गया है। लेकिन ये अभिलंब किरण जो है, अभिलंब मानो कि निर्गत किरण, यह अपनी दिशा में बढ़ती जा रही है। इससे कांच से तो पार हो जाता है लेकिन वो उस पार से उस पार होता है। समझ गए ना। और उस पार से उस पार होता है। उसी प्रकार उसके बाद यहाँ से जो है इसको बढ़ाया गया है तो इसमें आपको देखने में आपको समांतर दिखाई देगा, यानी कि इसके बीच की दूरी जहां भी रहेगा
वो बराबर होता है। कहाँ है? बराबर है। इसके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो इसके लिए ये समांतर हो जाते हैं और समांतर के इस बीच की फैलाव को, इनके बीच की दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है, जो कि इसका समांतर, इसका ये समांतर और साथ साथ बीच की दूरी बराबर है। समझ गए ना? एक बार और समझिए। तो पार्श्विक विस्थापन का मतलब वही समझिए, तो दो रेखाओं के जो बीच की दूरी बराबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। समझ गए? लेकिन कौन सा रेखा होना चाहिए? दूसरी पहला नंबर ये आपतित किरण होना चाहिए और आपतित किरण को अपनी रेखाओं में बढ़ाया गया है। दूसरा किरण एक निर्गत किरण है जो बिना विचलित किए हुए सीधा निकल जाता है। उसके बाद ये एच बिंदु आपतित किरण जो है, आपतित किरण एच बिंदु पर आपतित होने के पश्चात वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाते हैं। मुड़ने के पश्चात यहाँ पर बताया जाता है कि ये ई आर एफ यानी कि ई एफ, ई एफ, ई एफ की दृष्टि से आप देखिएगा, ई एफ की दृष्टि से देखिएगा तो ये ए और एच जो है वो आई बिंदु की तरफ आ रही है। तो बताया जाता है ये पार्श्विक विस्थापन जो है, तो पार्श्विक विस्थापन का मान जो है ये कांच की जितनी चौड़ाई है, यानी कि ये दोनों जो चौड़ाई है, ये दोनों चौड़ाई जितनी चौड़ाई रहेगा उतना ही इसका पार्श्विक विस्थापन का मान बढ़ता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, जितनी ये चौड़ाई रहेगा, चौड़ाई का मतलब ये कांच का सिल्ली है, जितनी उसकी चौड़ाई रहेगा उतना ही उसका पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा। दूसरा नंबर, पार्श्विक विस्थापन का मान तब बढ़ता है जब उसका आपतन कोण बढ़ता है। समझ गए ना? इस प्रकार जो है पार्श्विक विस्थापन के बारे में बात बताए गए हैं। एक बार सुन लीजिए, पार्श्विक विस्थापन का मान पहला नंबर बढ़ता है जब इसकी चौड़ाई बढ़ता है, यानी कि कांच का सिल्ली है, जितनी चौड़ाई रहेगा उतनी इसका मान बढ़ेगा। दूसरी नंबर इसका इसका मतलब पार्श्विक विस्थापन का मान जब आपतन कोण बढ़ता है, जब आपतन कोण बढ़ता है तब जाकर पार्श्विक विस्थापन का मान बढ़ता है। समझिए पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। आप देखिए अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि पहले समझ लीजिए, जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो कहीं पर देखिएगा किरण, तो जब सघन माध्यम, यहाँ पर देख लीजिए, जब विरल माध्यम से कोई किरण सघन माध्यम में जाता है तो उस समय की प्रकाश की किरण जो रहता है वो मुड़ जाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, जब बिंदु से जो कोई प्रकाश या किरण निकलता है और वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। और दूसरी वही बात जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो दूरी भाग जाता है, मतलब उसको अभिलंब से दूर भाग जाता है, अभिलंब से दूर भाग जाता है। समझ गए ना? तो वही जो भागने की प्रक्रिया रहता है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। जो किसी को जो अपने मतलब माध्यम में कोई भी एंट्री करता है और उसकी जो मतलब अभिलंब की तरफ मुड़ देना, अभिलंब की तरफ दूर भाग देना, अभिलंब की तरफ मुड़ जाना, अभिलंब की तरफ दूर भाग जाना, तो ये भागने की क्रिया और आने की क्रिया मतलब मुड़ने की प्रक्रिया जो रहता है वही उसका अपवर्तनांक हो जाता है। देखिए जैसे शून्य में इसकी परिभाषा, यानी कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का परिभाषा होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल सी, शून्य में प्रकाश की चाल सी और उस माध्यम प्रकाश की चाल सी एम। प्रश्न सुन लीजिए, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का डिफिनीशन होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल सी और उस माध्यम में प्रकाश की चाल सी एम, उसके अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। समझ गए? तो चलिए हम आपको एक एक करके बात बताता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता, जैसे कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो कांच का अपवर्तनांक जब सूत्र लिखिएगा तो वहां पर पहले लिखिएगा शून्य में प्रकाश की चाल सी और उस माध्यम में प्रकाश की चाल सी एम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ सी एम बट्टा सी तथा सी एम, क्योंकि सी का मतलब होता है शून्य में प्रकाश की चाल और उसके बाद होता है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल सी एम। तो दोनों की अनुपात को क्या कहते हैं? उसका अपवर्तनांक हो जाता है, इसीलिए कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है तो सी बटा सी एम। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पहले शून्य का मतलब समझे वायु, शून्य का मतलब क्या होता है? वायु। तो वायु का अपवर्तनांक जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और उसके बाद कांच का जो होता है वो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। समझ गए ना? कांच का कितना है? तो 2 लाख प्रति किलो सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों को काट दीजिएगा तो कितना बचेगा? 2/3। यहाँ भी 2/3 उसको भाग कीजिएगा तो 1.5 कितना कांच का अपवर्तनांक हो जाता है।
समझ गए। उसी प्रकार पानी का अपवर्तनांक C बट्टा Cm, C का मतलब शून्य में प्रकाश की चाल तथा और उस माध्यम प्रकाश की चाल Cm, तो ये दोनों का अनुपात हो गया। उसी प्रकार पानी का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख फिक्स है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दूसरा जो होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि Cm बराबर क्या होता है, तो वो पानी का अपवर्तनांक, Cm का मतलब कितना पानी का, तो पानी का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जब भी लिखिएगा तो यहाँ पर उसका नाम दे दीजिएगा, पानी का अपवर्तनांक लिखिएगा ना, तो अपवर्तनांक होता है n और n के साथ नीचे में w दे दीजिएगा, यानी कि n और नीचे में w। पानी का अपवर्तनांक लिखिएगा तो बराबर में इसके नीचे में कर दीजिएगा n और w, पानी का अपवर्तनांक हो जाता है। उसी प्रकार तब लिखिएगा C बट्टा Cm, यानी कि उसके बाद C का मतलब कितना हो जाता है, शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और Cm का मतलब इसका पानी का अपवर्तनांक होता है, पानी का जो वो माध्यम में जितना प्रकाश की चाल रहता है 2,25,000, पानी में प्रकाश की चाल जो होता है 2,25,000, तो 2,25,000 3 लाख में भाग दीजिएगा तो कट जाता 300 बट्टा 225, तो 75 चौके 300 और 75 चौके 300, 75 या 225, तो ये कितना हो जाता है 4/3, और 3 को भाग दीजिएगा तो 1.33 आ जाएगा। तो यानी कि पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.33। उसी प्रकार निकालिएगा तो बहुत सारे आप लोग को निकल जाएगा। मैंने 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ। उसी प्रकार वायु का अपवर्तनांक ऐसे सूचित किया जाता है कि 1.003 लगभग एक ही हो जाता है। उसके बाद सेंधा नमक की है, सेंधा नमक 1.54 हो जाता है, और हीरा का यानी का मतलब अपवर्तनांक 2.42 हो जाता है। इस प्रकार किसी भी पदार्थ का किसी भी पदार्थ रहता है, उसका आप या तरल पदार्थ हो या ठोस पदार्थ किसका भी हो, उसको आप अपवर्तनांक आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो ऊपर में लिखिएगा शून्य का प्रकाश की चाल C और उस माध्यम प्रकाश की चाल Cm। उसके बाद साथ साथ लिखिएगा जिसका यह अपवर्तनांक लिखिएगा उसका नाम, जो जैसे पानी का क्या था अंग्रेजी में वाटर, तो उसको W हो जाता है, और उससे पहले n लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, NW। तो पानी का अपवर्तनांक का शॉर्टकट लिखिएगा NW। क्या लिखेगा, NW। उसी प्रकार वायु का क्या था, उसी प्रकार वायु का सेंधा नमक का हीरा का भी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पार्श्विक विस्थापन और अपवर्तनांक के कुछ जानकारी मिले होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।